वेलकम अगेन। आज हम लोग समीक्षाधिकारी व सहायक समीक्षाधिकारी के प्रश्न को देखेंगे जो कि 11 फरवरी 2024 को कराया गया था। हालांकि पेपर आउट होने की वजह से इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया था। इस प्रश्न पत्र को हम लोग विस्तार से देखेंगे ताकि आपको इस बात का अंदाजा लग पाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे जो पेपर होने वाला है 27 जुलाई को उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको इस बात का अंदाजा लग पाए किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी है और किस डायरेक्शन में और किस गति से आपको तैयारी करने की जरूरत है। साथ ही अगर आप यूपी स्पेशल के प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं जो कि घटना चक्र में किसी कारणवश छूट गया या फिर घटना चक्र से रह गया है, तो आप दिए गए प्लेलिस्ट से चाहे तो वहाँ पे यूपी स्पेशल के अन्य एजेंसी द्वारा परीक्षाएं जो कराई जाती है उनके प्रश्नों को देख सकते हैं। बहरहाल आइए शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल असर्शन व रीजन से संबंधित है, जिसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे पानी का क्वथनांक घटता है, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। इसका रीजन देता है कि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्पष्ट है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। इसके पीछे रीजन ये दे रहा है कि वायुमंडलीय दाब बढ़ता है ऊंचाई के साथ, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन यही है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं हवा का दबाव या डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर इसी के साथ हम बात करें कि सामान्य स्थिति में आपने देखा होगा कि समुद्र तल पर या फिर हम लोग जिस लेवल पर हैं वहां पर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री। ठीक है। अगर जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो हवा की डेंसिटी कम होने की वजह से इसका टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, 90 टू 95 डिग्री टेम्परेचर भी कंसीडर किया जाता है कि 90 टू 95 डिग्री टेम्परेचर पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कभी कभार आप ट्रैकिंग अगर आपने कभी करा होगा तो हिमालय के पीक पे अगर जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पर 90 से लेके 92 डिग्री टेम्परेचर पर भी पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर घट जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर के बारे में अगर बात कर लें तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, दबाव ज्यादा होता है ना। दबाव ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर ही पानी बॉयल होता है और खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। अगर यही अगला स्टेटमेंट पूछा जाए कि हमने कई बार ऐसा सवाल भी देखा कि पहाड़ों पर जनरली खाना देर से पकता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो प्रेशर कम हो जाता है जिसके वजह से खाना क्या होता है, देर में पकता है। एक और बात कर लेते हैं, इसके साथ कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। इसकी अगर हम बात कर ले एसआई यूनिट की तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। कभी कभार यूनिट पूछता है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो आप जान लीजिए प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। कभी कभार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि जो का यूनिट है पास्कल, यह एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम आपको बता दें यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। फैक्ट देख लेते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसकी बात हम लोगों ने पीछे करा। और सीधा सीधा फैक्ट पूछता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, जिसकी बात हम लोगों ने करा। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि वायुयान में बैठे जो यात्री होते हैं उनके फाउंटेन पेन से स्याही भी रिस जाता है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। इसके साथ एक और सवाल ये भी जान लेना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब को कौन से पैरामीटर से नापते हैं, तो ये होता है बैरोमीटर। और यह जनरली मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के काम भी आता है। अगर बैरोमीटर का क्वथनांक अचानक से नीचे गिर जाता है यानी अचानक से डाउन हो जाता है तो आंधी व तूफान आने की संभावना को व्यक्त करता है। अगर वह धीरे धीरे डाउन होता है या धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक बार और कि अगर बैरोमीटर का क्वथनांक सडनली फॉल होता है तो आंधी व तूफान आने की संभावना पूरी रहती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ये सडन फॉल पे क्या होता है, आंधी व तूफान। अगर
ग्रेजुअली गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और अचानक से यानी सडनली अगर अपवर्ड्स हो जाता है पाठ्यांक तो पूरे दिन मौसम साफ होने की संभावना रहती है। सो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है। ये है आपके ऑप्शंस देख लीजिए, गजनी, फरगना, कांधार और समरकंद। आपको बताना है कौन कौन से जगह जो है अफगानिस्तान में नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तो दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि सैयद वंश के सुल्तानों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा? पहला सुल्तान है खिज्र खान, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है मुबारक शाह और चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह। इसको आइए बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसको हम लोग मैच करें, देख लेते हैं कि खिज्र खां का कार्यकाल क्या है। 1414 से 1421, 1421 से 1434 मुबारक शाह और मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445। अलाउद्दीन आलम शाह है 1445 से लेकर 1451। देखिए ये आपको याद करना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करना है। तो ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा? बौछारी क्षरण, स्प्लैश इरोजन, उसके बाद से है शीट इरोजन और नलिका क्षरण यानी रील इरोजन, उसके बाद से है गली इरोजन यानी और नालिका क्षरण। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 3 और 1। पहले नंबर पे 2, 4, 3 और 1। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी पर पद पर बने रहते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके पीछे रीजन क्या है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। भारत का न्यायवादी जो कि आर्टिकल 76 में वर्णित है और यह सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अगली बात स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट यह है कि वह संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हकदार नहीं होता है, जो कि स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। वह विशेषाधिकार का अधिकारी होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉट टू, यानी ना ही एक ना ही दो स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है कि आर्टिकल 76 में वर्णित है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होने का कारण क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण कम गहराई महसूस होती है। आइए इससे संबंधित कुछ और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई कम प्रतीत होता है जिसका कारण रिफ्रैक्शन है, जिसकी हम लोगों ने बात की। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली दो अन्य घटनाएं कौन कौन सी हैं? किसी बर्तन की तली पर पड़े सिक्के का थोड़ा उभरा हुआ या ऊंचा दिखाई देना है, उठा हुआ दिखाई देना, ये भी एक घटना है जो कि रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और नदी की तली में पड़ी हुई मछली की वास्तविक गहराई से कुछ ऊंचाई पर दिखती है, ये भी एक रिफ्रैक्शन की घटना है। बाकी और भी देख लीजिए, कभी कभार पूछे जाते हैं। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना भी रिफ्रैक्शन है। तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना भी रिफ्रैक्शन का कारण है। अगला सवाल है, अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी असर्शन करेक्ट है। रीजन है कि मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों व नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। इसका रीजन भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन नहीं है क्यों? क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि अनाज वाली फसलों के अंतरसेशन के रूप में शामिल होने वाली दलहनी फसलें पूरक के रूप में कार्य करती हैं। करेक्ट है। जैसे कि जौ के साथ मटर, वही रेशेदार जड़ प्रणाली वाली फसलें मिट्टी की ऊपरी सतह से नमी ग्रहण करती हैं, जबकि मूसला जड़ प्रणाली, दलहन या अन्य फसलें मिट्टी के निचले परतों से नमी ग्रहण करती हैं, इसलिए इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? दोनों ही करेक्ट है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है और कालानुक्रम में लगाना है। जैसे कि पाई मेसन की खोज है, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और फिर प्रोटॉन की खोज, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। ये है ऑप्शंस, बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, एक नंबर पे बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। दूसरे नंबर पर प्रोटॉन की खोज हुई थी, तो न्यूट्रॉन, उसके बाद
पाई मेज़ान की, ये आई थिंक 1935 हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में जे जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज 1909 में, जो कि हम लोगों ने बात किया। दूसरे नंबर पे इसकी खोज हुई थी। गोल्डस्टीन ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। जेम्स चैडविक ने खोज की। पाई मेसन 1935 यानी 1935 में। एच युकावा ने। बाकी पॉजिट्रॉन 1932, 1930 में न्यूट्रिनो और हिग्स बोसॉन 1964। तो जितना आपको श्रद्धा हो याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि एक धनराशि 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 रुपए हो जाती है, यानी यह मिश्र धन दिया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, यह धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। पहले स्टेटमेंट से अगर हम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होगा पी। पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने एक्स मान लिया, लेट बी प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये पी हो गया। आर कितना है 7%, और वर्ष कितना है 5% अपॉन 100, ये हो जाएगा। ये एस आई क्या हो जाएगा, 540 मिश्र धन था माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमने मान लिया है, तो 540 माइनस एक्स इज इक्वल टू 35 एक्स अपॉन 100, राइट। ये हो जाएगा 5400 माइनस 100 एक्स इज इक्वल टू 35 एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 54000 इज इक्वल टू 135 एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 400। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 400। ये हुआ एक्स, ठीक है। अब पूछ रहा है यही धनराशि यानी 400 9% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा। पहले हम एस आई निकाल लें, तो एस आई निकाल लेंगे यहाँ पे 4। ये हो जाएगा 27 × 4 इज इक्वल टू वॉट, 28 और 110, 108 रुपए, ठीक है। ये हुआ आपका एस आई। एस आई का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब पूछ रहा है कि यह धनराशि साधारण ब्याज की कितनी हो जाएगी। अब हमें मिश्र धन बताना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकाले थे 400 प्लस 108 इज इक्वल टू 508। इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट। बाकी ये सोल्यूशन दिया गया, आप देख लीजिएगा, आसान सवाल है। ये करंट का क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए करंट के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाएगा और इसी प्रकार से आप भी तैयारी कर पाएंगे। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 युग्म दिए गए, इन्हें मैच करना है। पूछ रहा है कौन कितने युग्म सही सुमेलित हैं, ठीक है। इसको तो हम मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि एक पास देखने में ज़्यादा आसानी होगा। ओके, तो पहला है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर दिया हुआ है, आपको बताना है सही है या गलत है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून दिया हुआ है, ये बताना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट, और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। ठीक है, ये तो हम जान रहे हैं कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शुष्क वन अनुसंधान ये जोधपुर में, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब पहला जोड़ी कंप्लीट है यानी सही है। दूसरा है हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पर, देहरादून दिया हुआ है, देहरादून नहीं कहाँ पर है, ये है शिमला में, यानी दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला तो सही है। दूसरा जोरहाट में वर्षा अनुसंधान वन अनुसंधान संस्थान, ये भी करेक्ट है। और ये उष्णकटिबंधीय वन ये भी सही है, यानी 3 पेयर क्या है करेक्ट है, पहला तीसरा और चौथा, इसलिए इसका आंसर क्या हो ऑप्शन डी, राइट। आगे देख लेते हैं। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो विचार करिए, बताइए क्या करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट है कि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक द्वारा विलयन के मध्य रखी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर हो जाएंगे। ये सही सवाल है, और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक बात है, ये सही है। ये आपने पढ़ा होगा, ये 10वीं में भी है। विलायक के प्रवाह यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाती है। ये इनकरेक्ट है, ये प्रतिलोम परासरण नहीं बल्कि
ये परासरण की क्रिया कहलाती है। तो हम क्या बात कर लें, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर देंगे, लेकिन एक बार आप जरूर देख लीजिए कि क्वेश्चन का प्रकार कैसा है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये अभी कुछ प्रख्यात लोगों का निधन हुआ था, उसको क्रम में लगाना था, जो कि एक बहुत टफेस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि सबको ये सारा डेटा याद नहीं हो सकता, और ये नियरली आसपास के मंथ में था और ईयर तो सेम ही था, इसलिए ये कठिन सवाल था। तो ऐसे सवाल को आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप कर लीजिए, वरना ये देखिए 15 अगस्त, 22 अगस्त, 8 सितंबर और 28 सितंबर 2023, देखिए याद करना क्या कठिन नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप भी किया जा सकता है। ठीक बात है, आगे देख लेते हैं। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा कि प्रजनक बीज है, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज और केंद्रक बीज, ब्रीडर बीज, सीड्स, फाउंडेशन, सर्टिफाइड और न्यूक्लियस सीड, इसको सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या है, केंद्रक बीज है, उसका प्रजनक बीज और आधारीय बीज और पंजीकृत और प्रमाणित बीज, तो ये इसका सीक्वेंस है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाली क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, करेक्ट है। इसके बाद से कौन सा देश है, उसके बाद से बांग्लादेश है। का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, ये स्टेटमेंट टोटली इनकरेक्ट है। इसके पीछे रीजन क्या है, पीली क्रांति बेसिकली तिलहन के लिए मानी जाती है, और इसके लिए गोल्डन फाइबर क्रांति की शुरुआत की गई थी, किसके लिए, जूट उत्पादन की दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति की शुरुआत की गई थी, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है, बल्कि आर इनकरेक्ट है। ठीक है, एसर्शन रीजन वाले हैं। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, सही बात है। शुष्क ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, क्या ये सही है और आर गलत। ऑप्शन डी, एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। लिखा हुआ कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। हल्की बारिश भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में होती है, वहीं शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव केवल पूर्वी तटीय भाग में होने के कारण वर्षा होती है। इन पवनों का प्रभाव देश के अधिकांश भाग पर नहीं होता है, अतः कथन सत्य है और उसका कारण असत्य है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो। अगला क्वेश्चन मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में नृत्य दिए गए और उसके स्टेट दिए गए, संबंधित स्टेट दिए गए, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट मतलब कौन से कूट सही है। भरतनाट्यम या तमिलनाडु में, इसको कोई डाउट नहीं, पहला सही है। और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में, और सत्रिय ये असम में, और कथक उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में मनाया जाने वाला नृत्य है, या क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको 10 सेकंड का टाइम में सोचने के लिए। अगला स्टेटमेंट तब तक पढ़ते हैं। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा, ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और असर्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ये अवध क्षेत्र में न मनाकर ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरा है सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू इज करेक्ट, राइट। किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है, तो उस महीने में कितने सोमवारों की संख्या होगी, ठीक। 25 अक्टूबर को क्या है, थर्सडे है। इसके पहले वेंसडे पड़ेगा, वेंसडे यानी कब पड़ेगा, 24 को। इसके बाद 23 को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे, और 22 को पड़ेगा मंडे, ठीक बात है। अगर इसको हम 7 माइनस कर दें, एक तो देखिए 22 को पड़ेगा, एक आगे पड़ेगा 29 को, ठीक है। अब 22 से पहले कब पड़ेगा, 15 को, 15 से पहले कब, अगर 7 इसको माइनस कर दें 8 को, और एक दूसरे ये पड़ेगा 1 तारीख को, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप 7 माइनस करके देख लेंगे पूरे मंथ में टोटल कितने आप मंडे होंगे, तो मंडे हो जाएंगे 5। बस यही सवाल पूछ रहे हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन इसको चाहे तो देख सकते हैं।
हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। इसका रीजन बता रहा है कि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। बताइए क्या स्टेटमेंट होगा करेक्ट। देखिए एक अच्छा सवाल है, बहुत माइन्यूट बदलाव कर दिया है, ये अधिक घना वनस्पति आवरण दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये एक्सप्लेनेशन है जिसको हम लोगों ने बात कर लिया है। आगे देख लेते हैं एसर्सन रीजन वाले। देखिए इस साल जो है आर में बहुत सारे एसर्सन रीजन के सवाल पूछे गए थे। एसर्सन है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक संपादक राजा राम मोहन राय थे। रीजन बता रहे हैं कि विधवा जलाने की प्रथा का निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है और इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1821 में राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। यह एक सुधारवादी समाचार पत्र था जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा की निंदा की थी और उसकी समाप्ति के लिए अभियान चलाया था। इस प्रकार कथन व कारण दोनों ही सत्य हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी करता है जिसकी बात हम लोगों ने करी है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कुछ किताबें हैं और उसके राइटर हैं। अभी तक आप लोगों ने थोड़ा सा सोच लिया होगा। फुतु उस सलातीन, ऑप्शंस देख लीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसको अगर मैच करें थोड़ा सा और मिनिमाइज करते ताकि, तो फुतु उस सलातीन ये है अब्दुल मलिक इसामी ने। और फुतवाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही, देखिए इतना आसान नहीं था। जियाउद्दीन बर्नी और गजैल उल फुतू ये अमीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसको मैच कर लीजिएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। फुतु उस सलातीन ये अब्दुल मलिक इसामी। फुतवाते ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक। देखिए फुतवाते का मतलब होता है आत्मकथा, तो आत्मकथा कौन लिखा होगा, फिरोज शाह तुगलक नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुतवाते फिरोज शाही और फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी ने और गजल उल फुतू ये अमीर खुसरो ने लिखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजे वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं, क्यों। आप पढ़े होंगे कक्षा आई थिंक 7वीं 8वीं में बताते हैं कि यह क्लोज सर्किट का काम करता है, अंदर के सरफेस में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर नहीं हो पाता। एक बंद कार के अंदर खाली चालक की तरह व्यवहार करते जाता आवेश अंदर प्रवेश, ठीक बात है, जो हम लोग पीछे बात की वही उसका रीजन बता रहा, तो ठीक है। एक कथन व कारण दोनों से उसका एक्सप्लेनेशन भी है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए सारे सवाल बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन हैं ये। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, करेक्ट है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी 1 2 दोनों ही सही होंगे। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय एक मूवी भी आई हुई थी रुद्रमा, इसके बारे में देख लेते हैं। रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, ओडिशा के पूर्वी गंग शासकों व देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बोला कि 1960 में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना की गई थी। आपको बताना है स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, आपको 2 सेकंड का टाइम है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है 1909 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर और लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए व दो दोनों ही करेक्ट है, ये आंसर गलत दिया हुआ है। देखिए इसने खुद लिखा हुआ है यहाँ पे 6 कृषि विश्वविद्यालय, बावजूद इसका आंसर सी दिया है जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, बोथ 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। अगला सवाल है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यह आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए 6ठी अनुसूची से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देख लेते हैं क्या है। देश दिए हुए हैं और उसके सामने क्या दिया हुआ है कि ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं।
कितने मेडल मिले थे, इसको स्किप कर देते हैं, जरूरत नहीं। एशियाई खेलों के देखिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि एशियाई खेलों में कुल कितने पदक पदक किसको कौन से राज्य ने जीता था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के सवालों को भी आपको तैयार करने की जरूरत है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ये आसान सवाल है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, विटामिन सी स्कर्वी मैच कर लेंगे। फॉलिक एसिड से क्या होता है, ये होता है। विटामिन ए से रतौंधी, और बाकी ये वेरी वेरी कर लेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई। ये पूछा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष, ये करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम के अनुसार लगाना है। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, सीआईएल की प्रथम स्थापना कब हुई थी? आगे देख लेते हैं। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, आपको याद करना होगा कि रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ था 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसर्स सुवनेर और हिटली द्वारा। ये कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1972 में। सीआईएल की स्थापना 1975। अगला सवाल है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, करेक्ट है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, क्या ये करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। बाकी और भी देख लेते हैं उनसे संबंधित। दुर्गेश नंदिनी इनकी प्रथम रचना व सीताराम उनकी अंतिम रचना उपन्यास थी। आनंद मठ के बारे में भी उन्होंने बताया है सन्यासी विद्रोह के लिए। आगे का सवाल देख लेते हैं। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण जानते हैं आप कब हुआ था? 1969 में, राइट। आ गया, ये 1969 में कर सकते थे। दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसको बारे में जान लीजिए। पहले ये देख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 1975 बना था, ये 1982 में। ये हुआ था 1980 में। अगर इसको अब मैच करना है तो क्या करेंगे? कर लेंगे तो आसान है। पिन का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। आसान सवाल था ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। कि भारत में लवड़ी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और बोल रहा है कि नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु व खराब जल निकासी होता है। हमको लगता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप सही सोच रहे थे। आगे का सवाल देख लीजिए। देखिए आप सही सोचते हैं कि नहीं सोचते। बुरहान उल मुल्क सादत खां के संदर्भ में निम्नलिखित बताना है कौन से कथन सही है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। आप सोचिए और बताइए क्या आंसर होगा। मैं ही देख लेता हूँ आंसर क्या होगा। दोनों ही करेक्ट है, 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब व हरियाणा उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। ठीक बात है। पहला तो स्टेटमेंट के पीछे रीजन बता रहा है कि इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहता पढ़ सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा। रूस में कुशबाश क्षेत्र के संदर्भ में कुछ बातें उसके बारे में बताइए, क्या ये सही है या गलत है? ये कोयला और लौह दोनों के लिए समृद्ध है, करेक्ट है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, दोनों ही करेक्ट हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट। असर्शन है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा था कि ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों को ठेस पहुंचाया जा सके। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। इस सत्याग्रह को सीमित रखने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेज सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश जारी कर रही थी जिसके की अभिव्यक्ति व प्रेस की आज़ादी के साथ साथ सभा व संगठन करने की आज़ादी को भी धड़ाधड़ छीना जा रहा था। जैसा कि स्टेटमेंट है, देश में मजदूरों को उनके प्रकार से परेशान किया जा रहा था, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, अनेक प्रकार से जेलों में डाला जा रहा था। जाहिर था कि कांग्रेस द्वारा जन संघर्ष छेड़ने का फैसला करते ही उसे कुचल दिया जाता। इस वजह से भी उसे सीमित रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे और दूसरे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वह ब्रह्म समाजी नेता व समाज सुधारक थे, ठीक बात है। या न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। न्यू इंडिया, ध्यान रखना है कि साप्ताहिक पत्रिका है, तो इन्होंने शुरू किया था और ये ब्रह्म समाजी व समाज सुधारक थे। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। न्यू इंडिया सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये है बरौनी, बोंगाई गांव, बीना और कोयली, तो ये आसान है, इसको मैच कर लेंगे। बरौनी कहाँ पर है? बिहार में, बाकी और आप खुद मिलाइए। बीना कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, ये गुजरात, और बाकी कर लेंगे आप, ये असम। आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी एक आसान सवाल है। इसमें अगर एक वैल्यू प्लेस कर देते सबकी जगह पे तो ये आंसर हो जाता। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये भी उस समय यह योजना बहुत चर्चा में थी, इस वजह से इसको पूछा गया सवाल इससे। तो इसमें केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगा तीर प्रजाति के दुधारी, सही बात है, इसको इन्हीं को सम्मिलित किया गया। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये इनकरेक्ट है। 1 वर्ष नहीं, आई थिंक 3 वर्ष है, आई थिंक, ठीक है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। ये चेक कर लेते हैं कितने वर्ष है। 3 वर्षों का होना चाहिए, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसको आप कर लीजिएगा कि 200 वाट क्षमता है, 15 बल्ब हैं और लगातार 24 घंटे तक चलाया जाता है। तो आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितने यूनिट बिजली का खपत हुआ। इसको क्या करना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आई थिंक सेट करना है। तो बताइए इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, बहादुर शाह 1707 से 1712, बाकी जहादार शाह 1712 से 13, 1713 से 19 से फर्रुख शाह, और मोहम्मद शाह 1719 से 48 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल है कि प्रस्तावना को किस क्रम में लिखा गया, तो ये आप कर लेंगे, आसान सवाल है। हाँ, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एगमार्क के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, बताने कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, करेक्ट है। ये कई बार सवाल पूछा हुआ है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया था, ये सही है, बताइए। ये इनकरेक्ट है, ये मंत्रालय द्वारा। संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, क्या ये करेक्ट है। और 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, क्या ये करेक्ट है। बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली बात तो ये 9 आर्थिक क्षेत्र दिया गया, ये गलत है। ये टोटल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और ये 11 दिया, ये है वह 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, दोनों ही इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? पहला 9 आर्थिक क्षेत्र नहीं बल्कि 4 है, और 11 जलवायु क्षेत्र नहीं बल्कि 9 है, ठीक है। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में उसे हस्तशिल्प में अपनी अलग पहचान है। बताइए कितने लोगों ने हाँ कहा है, सोच के बताइए। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि तांबा नहीं बल्कि ये पीतल के लिए, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए पहला उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित पहला सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 करेक्ट है, ठीक है। ये अगला सवाल है असम रीजन का। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, करेक्ट है। जौनपुर शर्की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, दोनों ही करेक्ट है। और इसलिए इसका आंसर क्या, दोनों करेक्ट है। और ये व्याख्या भी करता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आप कर लेंगे, गति के संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नियम पर काम करता है। ये पूछ रहा है कि एक बोर्ड है जिसपे 5 ऊर्ध्वाधर और 5 ऐसे रेखाएं, 1 2 3 4 5 और ऐसे 5 है, ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा। और पूछ रहा है कि सबके दूरी समान है, वर्गों की संख्या का अधिकतम संख्या क्या होगी, तो ये कर लेंगे, ये आसान होता है। ये हो जाएगा 30। हम ऐसा जानते हैं कि जिस नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5 है, तो जितना नंबर हो उसके 1 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर कर सकते हैं। अगर ऐसे अगर 7 हॉरिजॉन्टल लाइन होते और 7 वर्टिकल लाइन होता है, सबके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, अगर पूछता कितने और स्क्वायर होंगे तो कितना हो जाता है, तो 7 × 8 यानी 56 हो जाता है। ये भी करंट का क्वेश्चन, इसको भी स्किप कर देते हैं। अगला सवाल है कि पहला स्टेटमेंट है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से आधारित है, मतलब इसी पर आधारित है।
और आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है और यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के सिद्धांत पर ही यह अधिकार आधारित है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए दोनों कंट्राडिक्टरी है ना। एक तरफ ये 21 आर्टिकल क्या है, जीवन जीने का अधिकार, तो वहीं मृत्यु का अधिकार क्या है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जीने के अधिकार के साथ मृत्यु का अधिकार साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी इनकरेक्ट है। ये पूर्ण संघीय नहीं बल्कि अर्ध संघात्मक संविधान है, ठीक है। और इसे किसने कहा था, केसी वेयर ने इस बात को कहा था कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। अगला स्टेटमेंट है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बी, सी और डी तीनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये हो गया अगला सवाल। इसके बारे में अगर पढ़ना चाहे तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, वही सारी बातें जो हम लोगों ने करा वही है और कुछ खास नहीं है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अगला सवाल है 68 नंबर, देख लेते हैं। एक साइड में अकादमी का नाम दिया, दूसरे में उसके स्थापना वर्ष का नाम दिया हुआ है। पहला है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, कब बना था, इसको और मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि देखने में ज्यादा आसानी हो, ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, उसके आगे 1986 लगा है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1975, इसको भी हम मैच करेंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1963 और साथ में अयोध्या शोध संस्थान 1962 दिया है। तो आइए मैच कर लेते हैं। राज्य ललित कला अकादमी ये हुआ था 1962 में, यानी ए का 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये बना था आपका 1963 में, यानी बी का 3, ए का 4 और भारतेंदु नाट्य अकादमी ये बना था 1986 में। देखिए इसको अगर मैक्सिमाइज कर देंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसीलिए इसको मिनिमाइज किया हुआ है। अगला है अयोध्या शोध संस्थान, ये बना था 1986, जिसकी हम लोगों ने बात किया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक बार आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको फर्दर याद रहे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है इनका सीक्वेंस ऑर्डर लगाने के लिए। तो राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये 1963 में, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 में, अयोध्या शोध संस्थान 1986 में। अगला असर्शन है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्या बता रहा है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होगा। अगर ये राज्य है आर्टिकल 13 के अनुसार डिनोट करता है, यानी अगर राज्य को अगर हम राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं या देश समझ रहे हैं तो इसका राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन व रीजन दोनों ही करेक्ट है और उसकी व्याख्या भी है। लेकिन इसकी व्याख्या अगर आप राज्य एज ए स्टेट की बात करें, स्टेट इन द सेंस की जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट की बात करें, तो इसका संवैधानिक प्रमुख क्या हो जाएगा, राज्यपाल या गवर्नर होगा। तो अब डिपेंड करता है आयोग ये राज्य को क्या कंसीडर करता है। अगर राज्य आर्टिकल 13 के अनुसार कंसीडर करता है तो इसका प्रमुख राष्ट्रपति होगा, और राज्य अगर एज ए इंडिविजुअल स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, एमपी ऐसे स्टेट्स को कंसीडर करता है तो इसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल या गवर्नर होता है। तो इस आधार पर दोनों के आंसर्स मिसमैच हो सकते हैं। अगर देखिए ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन इसलिए था कि राज्य का आयोग क्या क्या कंसीडर करता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन व रीजन दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर राज्य को अगर हम यूपी स्टेट के हिसाब से समझेंगे या मतलब अदर स्टेट के हिसाब से समझेंगे, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बाकी सब राज्य, तो इसका गवर्नर प्रमुख होगा। तो इस आधार पे असर्शन सही होगा और रीजन क्या होगा, गलत होगा। देख लेते इसका आंसर क्या दिया है, ठीक है। इसने दिया है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। इसके पीछे देखिए 53 की बात हम लोगों ने करा कि
कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं था। अब देखिए, भारत के राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ये राज्यपाल क्यों होता है, राज्य किसको कंसिडर किया है, तो ये राज्य एज ए स्टेट, जो कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बाकी और सभी राज्य ऐसे कंसिडर किया गया। राज्य अगर आप देश को कंसिडर करते हैं तो राष्ट्रपति होगा। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं, बताइए कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह जैम्बेजी नदी पर स्थित है। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है, राइट। तो यह विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, न कि मोजाम्बिक पर, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। और इस जैम्बेजी नदी पर स्थित है, ये करेक्ट है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। यानी सेकंड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है और बाकी पहला गलत है। इसके हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है, जिसकी बात हम लोगों ने करा, ये स्पष्ट है, क्लियर है कि जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है। यह विश्व का सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। 1989 में विक्टोरिया जलप्रपात को विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल किया गया। अब ये रीजनिंग वाले सवाल है, इसको भी देख लेते हैं, आसान सवाल है। इस सवाल को देख लेते हैं। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर पश्चिम की ओर 10 मीटर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर और की दूरी तय की, ठीक है। ये था 15 किलोमीटर, तो यहाँ लगभग है 5 किलोमीटर के आसपास में। फिर वह पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी इधर की ओर चलता है 10 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है। ये उसका घर था, पॉइंट ए, तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, कर लेंगे, आसान है। रीजन वाला अगेन सवाल। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी व संस्थान सुधारों की आवश्यकता है, करेक्ट है। रीजन देखते हैं क्या है, इसके पीछे रीजन है, भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा पर और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। देखिए, स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन क्या वो उसकी व्याख्या करता है। देवी पाटन मंदिर ये बलरामपुर में है, चीनी मंदिर ये कुशीनगर में है, बावनी इमली शहीद स्मारक ये है फतेहपुर में और समसपुर पक्षी विहार ये है रायबरेली में। ये सब नहीं करता, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक व जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान, इसमें कुछ डाउट नहीं है। 14 से बड़े और 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग है। सवाल समझिए, कह रहा 14 से बड़े विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। 14 से बड़ा विषम संख्या होगा 15, 17, 19, 21, 23, इस तरह से 49 तक। टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी हो जाएगी, विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, ये वाला 18 संख्या हो जाएंगी। अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 18 संख्या हो जाएंगी। और इनका योग कैसे करते हैं, n/2 फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, ये हो जाता है इसका योग। तो n/2 फर्स्ट डिजिट ये है और लास्ट डिजिट क्या, 49, इसका योग हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 14 और 5 54, 64 मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौको 36, 54 और 54 3 57, ये हो गया 576। अब कह रहा है कि विषम संख्याओं का योग तो इतना हो गया, ठीक है। अब उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1, 4 और 4,
इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12। तो पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है, तो इसमें कोई भी संख्या नहीं है। नन ऑफ एबव आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपने समझा सवाल को? अगला सवाल देख लेते हैं। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है कि इसकी सीमा मिस्र से लगती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि गाजा की सीमा मिस्र से लगती है, ये सही है। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, यानी मिस्र और इजराइल दोनों से इसकी सीमा लगती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आप मैप को आप ओपन करके बाद देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। गाजा की सीमा मिस्र और इजराइल दोनों से लगती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है। इस वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस सवाल को हम लोग स्किप कर देंगे, लेकिन आपको साथ में ये जरूर देख लेना चाहिए किस प्रकार के सवाल आते हैं, इसको एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार के करंट के सवालों को पढ़िएगा। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं आजकल करंट में, तो इसलिए आपको सारा बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश का कौन सा सही सुमेलित है? देवी पाटन, श्रावस्ती, ऑप्शंस में बता दे रहा हूँ, चीनी मंदिर महोबा, बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर और समसपुर पक्षी विहार अमेठी दिया है। बताइए कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा बावनी इमली शहीद स्मारक, ये है फतेहपुर में, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में डिटेल भी देखना चाहिएगा। आइए देख लेते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उसका बोर्ड या मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं? कॉफी बोर्ड हैदराबाद दिया है, ये पहला ही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। चाय बोर्ड ये कोलकाता है, ये सही है। मसाला बोर्ड ये है कोच्चि, ये भी सही है। और रबर उद्योग कोट्टायम, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कॉफी बोर्ड है कहाँ पर? तो ये है बेंगलुरु में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कंपाला ये देश दिया, उसकी राजधानियां दी हुई हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से मैच कर लीजिए। कंपाला ये किसकी राजधानी है? युगांडा की। किगाली ये है रवांडा की। साथ में किंशासा ये है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। और खार्तूम है सूडान की राजधानी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। अगला सवाल है। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे, जिसे घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसे क्रमशः लगाना है और बताना है, ये क्रमशः लगे हुए हैं, बताना है कौन सा इसमें से सीक्वेंस सही है। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, ये इनकरेक्ट है। थाल घाट ये महाराष्ट्र में है, भोर घाट ये उसके नीचे, और ये पाल घाट केरला में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे इनकरेक्ट हैं। इसके बारे में डिटेल देखना चाहें तो यहाँ से देख लीजिए। थाल घाट ये महाराष्ट्र उत्तरी सह्याद्री, इस दर्रे पर मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। यानी सबसे ऊंचे, यानी सबसे उत्तर में क्या है, नॉर्थ में क्या है? थाल घाट। उसके बाद है भोर घाट, या उत्तरी सह्याद्री में स्थित है, जो कि मुंबई पुणे और बेलगांव राजमार्ग पर है। पाल घाट ये है नीलगिरी व अन्नामलाई श्रेणियों के बीच है, जो कि केरल में अवस्थित है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, ये करंट का सवाल है। सवाल के नेचर को आप देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक साइड में उत्पाद दिए हुए हैं, दूसरे साइड में उसके जिला दिए उससे संबंधित। काला नमक चावल, इसको हम लोग कई बार पढ़े हैं। किससे मैच करता है? ये सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल का प्रोडक्शन होता है। देसी घी ये है औरैया। आंवला है प्रतापगढ़। और केला फाइबर ये है कुशीनगर। इससे जो मैच करेगा आंसर आप कर लीजिएगा। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर गांव में हुआ था, ये क्या है? सही है, राजापुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम गीतावली था। ये गीतावली नहीं बल्कि रत्नावली था, रत्नावली था। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। तुलसीदास का जन्म 1523 में बांदा जनपद के चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था।
बाकी इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था और पिता का वो पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि सवाल में पूछा है। बस इतना ही जानना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। आर्टिकल 26 के बारे में पूछ रहा है, आर्टिकल 40 के बारे में पूछ रहा है, और बाकी और 2 आर्टिकल कौन कौन से हैं? वे हैं अनुच्छेद 98 और अनुच्छेद 239। इसको यहीं से मैच कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार इधर उधर करना पड़ेगा ये पेज को। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। वही अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.2% है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एंडीज पर्वतीय, अल्ताई, अल्प्स और अपलेशियन। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, मैच करिए फिर बताइए क्या हो जाएगा। एंडीज पर्वत ये है दक्षिण अमेरिका, 1 का 4। अल्ताई पर्वत ये है एशिया में, 1 का 3। अगर आपको मैच करना तो आंसर। आल्प्स ये है यूरोप में, ये है 1। और बी का ये बचता है उत्तरी अमेरिका, यानी 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप आगे कूद दिए होंगे, उससे आप चाहे तो मैच कर लीजिएगा। रीजनिंग वाले सवाल है, ये आसान सवाल होते हैं, इसको चाहे तो आप कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार का इसका कन्फिग्रेशन है, इस प्रकार से बनाया गया, आसान है, कर सकते हैं। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं असर्शन व रीजन वाले। इसको आपको बताना है कि असर्शन है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। पहली बात हुई। रीजन है जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के लिए लाए थे। ये भी करेक्ट है, यानी असर्शन व रीजन दोनों ही करेक्ट है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। अज्ञात संख्या आपको बताना है इसमें, इसके बीच में अंतर कितना है? 2 का। इसके बीच में 3, इसके बीच में 5, इसके बीच में 7। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि 2 का गैप है, मतलब नंबर्स में, ठीक है, लेकिन ये 2 का गैप नहीं, बल्कि ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7। सामान्य तौर पे आप ये सोच सकते थे 9 इसके आगे इसका गैप आएगा, लेकिन ये 9 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। तो इसका जगह पे क्या होना चाहिए? 11। ये 11 का गैप होगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 31 इसका आंसर हो जाएगा। ये करंट का सवाल है, इसको आप देख लीजिए, और ताकि आपको आइडिया भी रहे कि किस प्रकार के सवाल करंट के पूछे जाते हैं। और बहुत सारे सवाल भी स्किप किए गए हैं जो कि करंट से रिलेटेड हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी करंट का सवाल है, देख लीजिए क्वेश्चन का नेचर। पेपर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया जाएगा, चाहे तो आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप और भी सहूलियत के साथ क्वेश्चन पेपर को देख पाएं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। चित्रकारी एक साइड में दिया, दूसरी साइड में उससे संबंधित राज्य दिए गए। मधुबनी, पट्टचित्र, वारली और ये लेपाक्षी, ठीक है, इसको आपको मैच करना है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए मधुबनी ये बिहार, ये आप कर लेंगे, आसान है, ठीक है। लेपाक्षी ये है आंध्र प्रदेश, ये 3। और पट्टचित्र ये है उड़ीसा, यानी 1। और वारली ये है महाराष्ट्र, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो इससे मैच करता है। 4, 3, 1, 2 कौन सा है? ये डी है, आंसर हो जाएगा। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लगाना एक्सरे, दृश्य रे और अवरक्त किरणें, और साथ ही साथ रेडियो किरणें। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? एक्सरे का। उसके बाद से दृश्य रे का हो जाएगा, और उसके बाद से अवरक्त किरणें, और लास्ट में हो जाएगा रेडियो तरंगे। आप चाहे तो इसे मैच कर लीजिएगा। 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे ये मैच करता है। ऑप्शन ए इसका, जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। इसके एक्सप्लेनेशन में आप चाहें तो इसकी आवृत्ति देख सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये इनकरेक्ट है। कब हुई थी? 1963 में, यानी 1963 में। यह वाराणसी में स्थित है, ये भी इनकरेक्ट है। यह कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। तो इस आधार पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? न 1 न 2, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
इसके बारे में डिटेल अगर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। करेक्ट स्टेटमेंट है। गन्ने की कम उपज, कम पेराई, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन की समस्याएं जनित की हैं। मतलब ये सारी समस्याएं हैं चीनी उत्पादन के लिए। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल खोला गया था और उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में यह चीनी मिल खोला गया था। देख लेते हैं इसके बारे में। ये प्रतापपुर है, देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में 1935 में गन्ना विकास प्राधिकरण स्थापित हुआ। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा जीन गॉटमैन ने, राइट। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम लगाना है। पहले हो जाता है, देखिए पहले ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या है। भुक्ति है, विषय है, विधि और ग्राम है। तो सबसे छोटा क्या था? तो ये था भुक्ति, उसके बाद से विषय, उसके बाद से विधि और चौथे नंबर पर है ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राइट। पहला इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो आप ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, करेक्ट है। सवाल है, अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। पहला है, वे न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, करेक्ट है। कानून के निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट हैं। बिजली संयंत्र है और बताना है कि किस राज्य में अवस्थित है। कहलगांव, ये कौन से राज्य में है? कहलगांव ये है बिहार में। ऑप्शन इसका ए का 2 ये बिहार में है। खरगोन ये जानते हैं आप मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 1। और कोरबा ये है छत्तीसगढ़ में और कुवड़ी ये है कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा जो भी, ये हो जाएगा आंसर डी 2143। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले का अग्रणी उत्पादकों में से एक है, करेक्ट है। ये पहला नहीं, अग्रणी उत्पादकों में से एक है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। भारत के झारखंड व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं, ये भी करेक्ट है। यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक दिए गए, इसको आपको मैच करना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। विश्व वन्य दिवस कब होता है? और विश्व ओजोन दिवस ये है 16 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस, आपको 2 में कंफ्यूजन हो सकता है, विश्व वन्य दिवस पे और दूसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आप चाहे तो यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, इससे आपको मैच हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 1 4 3। आइए इसके बारे में डिटेल देख लीजिए यहाँ से। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वन्य दिवस 3 मार्च, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये है 7 अप्रैल, राइट। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में बताना है कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है और दूसरा स्टेटमेंट है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है 2500 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट है, ये 19,000 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई है। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है, यानी केवल ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए 19,000 किलोमीटर से भी अधिक इसकी लंबाई है। कि मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो ये मरकरी प्रदूषित जल के कारण होता है और यह आधिकारिक तौर पर 1956 में जापान के क्यूशू द्वीप में मिनी माता शहर में खोजा गया था।
इसलिए इसका नाम मिनी माता रोग है। अगला सवाल है, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन सही है। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपर रूप गुणांक के द्वारा होता है। तो ये पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक नहीं बल्कि कम होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 करेक्ट है, बाकी पहला गलत है। अगर पढ़ना चाहें तो देख लेते हैं यहाँ पे। रबड़ का यंग गुणांक स्टील के गुणांक से कम होता है, जिसकी बात हम लोगों ने किया। बाकी ये स्टेटमेंट वैसे ही है। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगर वहीं पे सवाल ये पूछता कि नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे कब से जनगणना शुरू हुई है, तो 1881 में रिपन के समय से रेगुलर बेसिस पे जनगणना शुरू हुई है, हर 10 साल के अंतराल पर। और पहली बार अगर पूछेंगे पहली बार जनगणना कब शुरू हुई, तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, राइट। ये अगला सवाल करंट से रिलेटेड है, आप इसको पढ़ लीजिए और एक बार फिर कोशिश करिए कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। इसका एनालिसिस आपको खुद करना है, ताकि इस प्रकार के सवाल ही आप करंट वाले सेक्शन में आप तैयार करें। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वन्य जीव अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवर की सुरक्षा और कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ये इनकरेक्ट है। केवल जंगली जानवरों नहीं बल्कि और भी स्पेसीज के बारे में भी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अगला स्टेटमेंट क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों के संरक्षण करना है, ये भी इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवर और पौधों के विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण और उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार, विनिमय और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यानी केवल जंगली जानवरों के लिए नहीं बल्कि पेड़ पौधे और भी जो स्पेसीज है उनके लिए भी यह उनके कानूनी संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा जंगली एशियाई हाथियों के साथ साथ पालतू हाथियों के संदर्भ में भी संरक्षण प्रदान करता है। अगला सवाल देख लेते हैं। कुछ मैथ्स के सवाल हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। 11 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को निम्नलिखित के सही क्रम में लगाना है। घटते जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे होगा, करेक्ट है। उसके बाद से बिहार, इसमें भी बिहार दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद से पहले वाले ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, जबकि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि केरल है डेंसिटी के हिसाब से। उसके बाद से है उत्तर प्रदेश, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार और याद रिमाइंड करा दें, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश इस आधार पर इसके डेंसिटी के क्रम है। डेंसिटी देख लीजिए, 1106 है बिहार का, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का है 860 और उत्तर प्रदेश का है 829। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम के अनुसार लगाना है। लैक्स या लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेसी अधिनियम, आयु सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। यह एक कठिन सवाल था, बावजूद इसके आइए इसको आंसर देख लेते हैं। लैक्स लोकी अधिनियम 1850, बंगाल टेनेसी अधिनियम 1885, आयु की सहमति अधिनियम 1891 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो इसको आप इसके सीक्वेंस में लगा लेंगे। अगला सवाल है कि जोड़ों को सही सुमेलित करना, कौन से सही सुमेलित नहीं है। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी पुस्तक है, ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा मैच है कि एम किन्स, इनकी पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, राइट। तो ध्यान देना है कि एम किन्स की किताब कौन सी है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। गुरनार मेडल की किताब है एशियन ड्रामा, ये भी करेक्ट है, ऊपर के तीनों करेक्ट है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये इनकरेक्ट है। ये
तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऑफ टैक्सेशन ये किसकी किताब है? डेविड रिकार्डो की। तो इसलिए आंसर डी क्या है? मिसमैच है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हैं। डेविड रिकार्डो की बुक है प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स एंड टैक्सेशन। एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशंस। जे.एम. कीन्स की है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। गुरनार मिडल की है एशियन ड्रामा। मीरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य का सुख समृद्धि वर्णित है। पहला स्टेटमेंट हुआ। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य के सुख समृद्धि का वर्णन करता है। कौन सी बुक? तो ये बुक है मीरात सिकंदरी, ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और मीरात सिकंदरी में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन के वर्ड का भी वर्णन करता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी पहला व दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं। और ये कौन सी किताब के अनुसार? मीरात सिकंदरी के हिसाब से। लिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? बेल्लारी ये कर्नाटक में है, चिकमंगलूर ये भी कर्नाटक में है, शिमोगा ये भी कर्नाटक में, श्रीकाकुलम ये कर्नाटक में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में है। श्रीकाकुलम ये यहाँ पे डिटेल है, चाहे तो आप देख सकते हैं। बेल्लारी, शिमोगा, तुमकुर, चिकमंगलूर, धारवाड़, बीजापुर, चीतल, बाकी सारे। और श्रीकाकुलम ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन स्थल है। कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत और सीरिया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। ये करंट के सवाल है, इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, इलाहाबाद बैंक ये कब बना था? ये 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। और अलायंस बैंक ऑफ शिमला ये 1874 में बना था। इसे आप मैच कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको डाउट हो कोई तो। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एमपेडा की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है पहला। एमपेडा की स्थापना 1972 में, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में दिया हुआ है। कोलकाता में नहीं बल्कि इसका मुख्यालय केरल में है, इसलिए केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। एक को सूची 2 से मैच करना है। ये सवाल देख लीजिए, ये स्कीम्स हैं और उसके योजना के प्रारंभ होने का वर्ष है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, मिशन इंद्रधनुष, मुस्कान स्कीम और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ये शुरू हुआ था 2020 में। मुस्कान स्कीम 2021-22। मिशन इंद्रधनुष ये 2014 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। ये उसका डिटेल है, चाहे तो आप यहाँ से मैच कर लेंगे। एसेशन व रीजन वाले सवाल देख लेते हैं। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करती है। तो ये एसेशन व रीजन दोनों ही सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। ए और आर दोनों ही करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ए और आर दोनों ही सही है और उसका एक्सप्लेनेशन करता है। इसका डिटेल है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो कई बार पूछा हुआ सवाल है। ऑक्सगलेट के क्रिस्टलाइजेशन से। लाल मिट्टी का रंग लोहे की उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये भी करेक्ट है।
आंसर क्या हो जाएगा? ए व आर दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसके बारे में आइए डिटेल देख लेते हैं। लाल मिट्टी का रंग लोहे की उच्च अनुपात की बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है। महीन कणों वाली लाल व पीली मृदाएं अनुर्वर होती हैं। सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसका विस्तार तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में है। रूबी लेजर नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, ये इनकरेक्ट है। रूबी लेजर लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दो करेक्ट है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। उत्सव दिए हैं, उससे संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। हार्नबिल पर्व ये है नागालैंड में मनाया जाता। संगाई पर्व ये मणिपुर में। राजहंस पर्व ये आंध्र प्रदेश में। और हेमिस पर्व ये मनाया जाता है लद्दाख में। आंसर आ जाएगा इससे आपका। निम्नलिखित में से कौन यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? ये है रीगा, ये लाटविया की राजधानी है। रॉटरडैम ये एक शहर है। ज़ाग्रेब ये क्रोएशिया की राजधानी है। और ज्यूरिक ये भी किसी देश की राजधानी नहीं बल्कि एक जगह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का एक प्रसिद्ध नगर है। ऐसी रॉटरडैम नीदरलैंड का एक जगह है। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जोड़ा कौन सा सही है, इसको बताना है आपको। जूमिंग कृषि पद्धति दक्षिण पूर्व एशिया, ये करेक्ट है। मिल्पा ये मैक्सिको में। और श्रीलंका ये लदांग ये श्रीलंका दिया हुआ, ये इनकरेक्ट है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल 1 व 2 करेक्ट है। लदांग ये पद्धति जो इंडोनेशिया व मलेशिया की है। ऑपरेशन अजय के बारे में पूछ रहा है, ये करंट का सवाल है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 124 अभिलेख न्यायालय, 132 उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता, और है 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श की शक्ति, और 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अपील की इजाजत। तो कौन सा इनकरेक्ट है? पहला ही इनकरेक्ट है, 124। 124 आर्टिकल क्या है? पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो पहला सही सुमेलित नहीं है। 124 के बारे में देख लीजिए। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के प्रावधान करता है। और अभिलेख न्यायालय 129 में है। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण से। स्टेटमेंट में विचार करना है साइमन कमीशन के बारे में। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। दूसरा दौरा 1 अक्टूबर 1929 से लेकर 13 अप्रैल 1930 तक था। बताइए क्या इसका आंसर जो ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये इसमें लुप्त संख्या बताना है। ये आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आसान है, यहाँ से देख लीजिए और समझ जाइएगा। अनुक्रम में अगला कौन सा अंक आएगा? सीधा है, 1 3 5 7 9 आ जाएगा ऊपर, और ऐसे ही 2 4 8 16 32 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये है झांसी। भारतीय कृषि प्रणाली व अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी दिया है। ये वाराणसी नहीं बल्कि मेरठ में है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो ये है मऊ में।
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राइट। 140 और अंतिम सवाल, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। बताइए कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? इस आधार पे क्या इसका आंसर हो जाएगा? बोथ, एक व दो, दोनों ही करेक्ट हैं। इसके बारे में ये डिटेल है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में भारत का सर्वाधिक और लोकप्रिय वायसराय था। कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा इसके समय में हुई। इसने अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने हेतु काफी प्रयास किए। तिब्बत में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अभियान भेजा और किचनर विवाद में के कारण इसे त्याग पत्र देना पड़ा। सो ये थे 140 क्वेश्चन जो कि पुराने परीक्षा में, यानी लास्ट ईयर जो आरओ का परीक्षा हुआ था उसमें पूछे गए थे प्रश्न।